हेलो बच्चों, आइए एक बार फिर से मेरे चैनल में सबका स्वागत है। आज के क्लास में भी हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग जो बायोलॉजी का टॉपिक अधूरा छोड़े थे पाचन तंत्र में कल हम लोग मुख गुहा तक पढ़े थे, ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मुख गुहा के बाद ग्रास नली, आमाशय, जितना भी आज के क्लास में हो सके हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि कल के क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए इस क्लास में हम समझते हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, मैं उसे अवश्य अगले क्लास में क्लियर करने का प्रयास करता रहूँगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो आइए चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर कल तक हम पढ़े थे कि मुख गुहा में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कौन सा एंजाइम क्या कार्य करता है, कौन सा एंजाइम जीवाणुओं को मार देता है, कौन सा एंजाइम मंड यानी स्टार्च को पाचन करता है। आज हम जब भोजन हमारा मुंह में पाचन हो जाता है तो अब भोजन अगले पाचन के लिए कहाँ पर जाता है उसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम समझेंगे छोटा सा टॉपिक है ग्रसनी। ध्यान से समझिएगा। ग्रसनी में कोई भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रसनी जब जो जुड़ा हुआ है उसे हमें समझना पड़ेगा। तो ध्यान समझिएगा। ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग होता है। मुख गुहा जो हमारा है वो उसका पीछे वाला भाग ग्रसनी कहलाता है, ठीक है। और ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं, दो छिद्र पाए जाते हैं। एक निगल द्वार कहते हैं, एक कंठ द्वार कहते हैं। ग्रसनी के अंदर दो प्रकार का छिद्र होता है। इस तरह हम बना सकते हैं इसका फिगर, ठीक है। इस तरह इसमें दो प्रकार का छिद्र पाया जाता है। एक को हम निगल द्वार कहते हैं, एक को कंठ द्वार कहते हैं। निगल द्वार जो होता है जहाँ से हम भोजन को निगलते हैं, यह ग्रास नली से जाकर आगे अटैच यानी जुड़ जाता है, ठीक है। निगल द्वार आगे ग्रास नली से जाकर जुड़ जाता है, जबकि कंठ द्वार श्वास नली से जाकर जुड़ जाता है। यानी कि यहाँ से दो छिद्र निकलता है हमारा। एक जो फेफड़ा से हमारा जाकर अटैच होता है श्वास नली में, जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है। और दूसरा जो होता है ग्रास नली, वह हमारे नीचे आमाशय यानी हमारे मूल पेट से जाकर कनेक्ट होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। यहाँ पर निगल द्वार और कंठ द्वार, और इन दोनों के बीच में एक एपिग्लोटिस नामक एक थैली होती है, मंसल संरचना होता है। ध्यान से समझिएगा। इस तरह का गोल संरचना होता है, इस तरह का गोल मांस की एक संरचना होता है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस ये मंसल संरचना जो होता है ना, ये क्या करता है, ये हमारे निगल द्वार कंठ द्वार के मध्य में रहता है। और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन हमारे ग्रास नली की तरफ जाता है, तो यह कंठ द्वार को बंद कर देता है। कंठ द्वार को क्या करता है, ढक देता है, ताकि वहाँ से भोजन कंठ में ना जाए, ग्रास नली से होते हुए सीधे हमारे आमाशय में जाए, ठीक है। यदि ये एपिग्लोटिस जो है इसे हम यदि सही से काम ना करें तो ध्यान दीजिएगा, भोजन हमारे फेफड़ा के अंदर यानी कंठ में चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यानी जब भी कभी हम कुछ सोचते हुए, मान लीजिए हम कुछ सोच रहे हैं अब भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ सोच रहे हैं गहरी सोच में आप भोजन ग्रहण करते हैं, तो उस समय क्या होता है ना कि भोजन हमारे फेफड़े के अंदर चले जाते हैं, हिचकी आने लगता है। समझिएगा ध्यान से। जब कभी भी हम किसी दूसरी चिंता में या कुछ सोचे रहते हैं तो उस समय क्या होता है ना कि भोजन हमारे ग्रास नली में, क्योंकि इसको कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है, तो जब हम सोच रहे होते हैं तो उस समय हमारा ब्रेन बिजी हो जाता है, तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। और जिसके कारण यह इधर उधर के चक्कर में या जल्दी जल्दी खाने में क्या होता है कि पीछे से फोल्ड हो जाता है, बीच से फोल्ड हो जाता है, इस तरह का घूम जाएगा, ठीक है। और घूमने के कारण यहाँ से भोजन क्या होता है कि हमारे ग्रास नली में ना जाकर कुछ भोजन का भाग श्वास नली के अंदर चला जाता है, जिससे श्वास नली में जब भी भोजन जाएगा तो श्वास नली उसे निकालने का कोशिश करेगा। नीचे जो डायफ्राम है, डायफ्राम से बोलेगा कि उसे निकालिए, मतलब धक्का दीजिए नीचे से। डायफ्राम जब धक्का देने लगता है तो वहीं भोजन जब निकलने लगता है तब होता है क्या, हिचकी आता है। उसी को हम कहते हैं हिचकी आ रहा है। नीचे से जो झटका मारेगा निकालने के लिए तो उसी को बोलते हैं कि हिचकी आ रहा है, ठीक है। जब हम पानी पीते हैं तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि जब पानी हम पीते हैं तो भोजन जो होता है, भोजन के अंदर जब पानी जाता है तो भोजन को क्या करता है, पतला कर देता है, यानी तोड़ देता है और छोटे छोटे अलग अलग भाग में हो जाता है। जिसके कारण जब एक बार डायफ्राम जब हिचकी झटका मारेगा तो सारे भोजन निकल कर पुनः ग्रास नली की तरफ चले जाते हैं या हमारे नाक के माध्यम से बाहर आते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे खाना खाते समय नाक से भोजन आ जा रहा होगा, कभी भोजन इस तरह सरकेगा कि नाक से निकल जाएगा।
तो उसमें क्या होता है ना कि यही भोजन जो झटका नीचे से आता है ना, तो वही झटका कभी कभी ग्रास नली में ना होकर हमारे नाक के माध्यम से बाहर निकल जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये एपिग्लोटिस का काम होता है। एपिग्लोटिस इसे फेफड़े में भोजन को जाने से बचाती है, यानी कि उसे ढक कर रखती है। आया समझ में? ठीक है, अब ध्यान समझिएगा ग्रास नली। अब हमारा आता है ग्रास नली। एपिग्लोटिस क्या होता है? कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी गोल संरचना होती है एपिग्लोटिस का, जो कंठ द्वार के भोजन करते समय कंठ द्वार को ढक देती है ताकि भोजन कंठ द्वार के माध्यम से अंदर ना जाए। ठीक है, मतलब कंठ द्वार के अंदर ना जाए। ठीक है, कभी कभी चला जाता है, हम आपको बताएं कैसे चला जाता है। आगे देखें ग्रास नली। अगला हमारा होता है ग्रास नली। भोजन के पाचन में अगला ग्रास नली। ध्यान दीजिएगा, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ जो हमारे निगल द्वार यहाँ से जो जुड़ता है, निगल द्वार से जो आमाशय की तरफ यहाँ नीचे तक आता है, उसी को हम बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन मुंह में, उसके बाद आमाशय में होगा। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। बस ये क्या करता है कि भोजन को, जो लार से सना हुआ भोजन है, उसे धीरे धीरे नीचे की तरफ आमाशय में भेज देता है। समझ में है ना? ध्यान दीजिए, ये कैसे भेजता है? इस तरह की मतलब नली होती है, सिकुड़ी अवस्था में रहती है। जब इसमें भोजन आता है ना तो धीरे धीरे फैलती जाती है और क्रमाकुंचन के द्वारा नीचे भेजते हैं। क्रमाकुंचन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यदि सीधी नली हम लगा दें इसमें, तो जब हम भोजन ग्रहण करेंगे तो ये भोजन डायरेक्ट यहाँ से जो भोजन जो मुंह में हम पाचन होगा, वह भोजन जब नीचे की तरफ जाएगा तो क्या हुआ? सीधा सीधी नीचे चला जाएगा, सीधे सीधे नीचे गिरेगा। यानी यहाँ से हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं और सीधा सीधे नीचे गिरेगा कौशे में? आमाशय में। अब आमाशय में गिरेगा तो उसमें आवाज़ होगा, दबाक 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 का आवाज़ आने लगेगा। तो समझिए कि भोजन जब नीचे गिरेगा तो हमारे पेट को चोट लगेगा। एकाएक जब ऊपर से भोजन नीचे गिरेगा, हम ऊपर से कोई चीज़ को नीचे गिराते हैं, उसका गति तेज होता है, नीचे गिरता है, दबाकते हैं ना। यानी क्या होता है, उसमें हमारे जो पेट की थैली है, आमाशय है, उसमें क्या होगा? चोट लगेगा उसे। ठीक है, तो इसी के कारण इस तरह में भोजन नहीं होता है, क्रमानुकुचन की प्रक्रिया द्वारा आता है। और क्रमानुकुचन क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। क्रमानुकुचन, जैसे हम पेस्ट ले लिया ना, पेस्ट आप देखते हैं घर पर, पेस्ट जब खत्म हो जाता है तो अक्सर हम क्या करते हैं, उसे इस तरह नीचे की तरफ से इस तरह उसे निकालते जाते हैं, ऊपर की तरफ निकालते जाते हैं। तो जो नीचे से निकालने की प्रक्रिया होती है ना, यहाँ से इस तरह घुमा घुमा कर निकालते रहते हैं। हमारे देहात क्षेत्र में तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसे काट देते हैं और काट के अंदर से तो इस तरह घुमा कर निकालते हैं। हाँ, एकदम उसमें से इतना तक निकल जाना चाहिए। नहीं, वो हमारे देहात क्षेत्र में, या लड़के लोग जब बाहर रहते हैं ना तो वहाँ पर ऐसे ही करते हैं, काट देंगे, वो अंदर से पूरा निकल जाना चाहिए। तो ये नहीं, ध्यान समझिएगा, जब हमारा पेस्ट या जो भी होता है वो ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इस तरह उसे निकालते हैं। इस तरह से नीचे की तरफ से ढकेलते जाते हैं, थोड़ा करके ढकेलते जाते हैं। जब यहाँ पर जमा होता है तो उसे निकाल लेते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्रमानुकुचन कहते हैं। यानी कि हमारे जो फेफड़ा होता है, भोजन यहाँ से ले लिया ना, थोड़ा नीचे की तरफ ढकेलते जाएगा, नीचे की तरफ ढकेलते जाएगा, धीरे धीरे ढकेलेगा। ठीक है, और इसी तरह ढकेलते वो कहाँ पहुँच जाएगा? आमाशय के अंदर पहुँच जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को क्रमानुकुचन कहते हैं। आया समझ में? क्रमानुकुचन। ठीक है, ग्रास नली निगल द्वार से आमाशय तक का मार्ग है। निगल द्वार जो हमारा है, ग्रसनी में जो निगल द्वार है ना, वहाँ से जुड़ती है और वहाँ से जुड़कर सीधे पहुँचती है कहाँ? आमाशय में। ग्रास नली निगल द्वार से आमाशय तक का हमारा मार्ग होता है। समझ में आया? ग्रास नली क्लियर हो गया ना? क्रमानुकुचन आपको समझ में आया? अब हम समझते हैं आमाशय क्या होता है। मूल टॉपिक आमाशय। चलिए आइए समझते हैं आमाशय को। आमाशय क्या होता है? आमाशय ही मनुष्य का पेट होता है। ध्यान समझिएगा, हम जिसे पेट बोलते हैं ना, पेट क्या होता है? आमाशय। यानी आमाशय ही मुख्य पेट होता है। ध्यान से समझिएगा, जो हम बाहर से इसको पेट बोलते हैं ना, ये पेट नहीं होता, ये क्या होता है? उदर होता है। जो बाहर से हम पेट को बोलते हैं, ये पेट होता है हमारा, पेट नहीं होता है, वो उदर कहा जाता है। वो बाहर से हम जो बोलते हैं उसे हम उदर कहते हैं। ठीक है, और वास्तव में हमारा पेट कौन सा होता है? आमाशय होता है। आमाशय हमारा मुख्य पेट होता है। समझ में आया ना? आमाशय के अंदर भोजन लगभग 4 घंटा तक रहता है। ध्यान समझिएगा, आमाशय के अंदर भोजन, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन हमारे आमाशय में 4 घंटा तक रुका रहता है। यानी कि आमाशय में इसका पाचन 4 घंटा तक होता है। समझ में आया ना? यह एक आमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना है। आमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो हमारे बाईं उदर की ओर से, जो हम ये बाईं उदर है ना, यहाँ से बाईं उदर की ओर होकर और नीचे अनुप्रस्थ दिशा तक फैली हुई है। नीचे कितना लंबा, इस सब में अलग अलग होता है, किसी में ज़्यादा लंबा हो जाती है, किसी में छोटा होती है, मतलब उसके मतलब शरीर के अनुसार होता है। लेकिन बाईं उदर की ओर से बाईं ओर
फैली होती है, समझ में है ना। ये हमारा अमाशय कहलाता है, अमाशय। याद रखिएगा, अमाशय ही मुख्य पेट होता है और इसमें भोजन 4 घंटा तक इस रुका रहता है, ठीक है। 4 घंटा तक इसमें भोजन का पाचन होता है। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, यानी अमाशय अपने भोजन के पाचन के चरण को 3 भागों में करके करता है, समझ में आया ना। जिसमें पहला भाग होता है कार्डियक, याद रखिएगा। पहला भाग क्या कहते हैं हम, कार्डियक। पहला भाग को कार्डियक कहते हैं, जिसमें 2 भाग सबसे फेमस है, कार्डियक और पाइलोरिक, ठीक है। और मध्य का भाग होता है फुंडिक। मध्य के भाग को क्या कहते हैं, फुंडिक, याद रखिएगा। पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग फुंडिक, और थर्ड वाला जो भाग होता है पाइलोरिक होता है। क्या होता है, पाइलोरिक, याद रहेगा ना। पहला भाग को क्या बोलते हैं हम, कार्डियक। पहला भाग को कार्डियक बोलते हैं, दूसरा भाग को फुंडिक बोलते हैं, और तीसरा भाग को पाइलोरिक बोलते हैं। कार्डियक अमाशय का अग्र भाग होता है, पहला भाग होता है, ठीक है। और इसमें HCl अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है, HCl अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम कहें तो एक तरह से हमारे शरीर का तेजाब है, आप याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर का तेजाब है, जिसका निर्माण कौन करता है, कार्डियक करता है। हमारे शरीर का अमाशय का कार्डियक भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हमारा फर्स्ट भाग है। ध्यान से, अमाशय का मैं यहाँ पर फिगर बनाया हूँ। अब पहला भाग जो होता है, इसमें अम्लजन, यहाँ पर अम्लजन इस तरह की कोशिका होती है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की स्राव करती है, अम्लजन इसे बोलते हैं, याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की स्राव अम्लजन कोशिकाओं के द्वारा होता है। अम्लजन की कोशिका यानी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो भोजन हमारे शरीर में के मुंह से पाचन के बाद अमाशय के पहला भाग कार्डियक में जाता है। और कार्डियक में क्या होता है कि वहाँ पर हमारे अमाशय कार्डियक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़कर भोजन को पचाने में, यानी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, ठीक है, ताकि भोजन का पाचन अच्छे से हो सके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आप देखे होंगे कि ना, आप कभी कभी खाना ज़्यादा खा लिए, ठीक है, या तेल वाला या वसा वाला खाना, जैसे शादी ब्याह का मौसम चला तो उसमें आप खाना मतलब मान लीजिए ज़्यादा खा लिए, जैसे पूड़ी हो गया, ये सब पुलाव वगैरह ये सब ज़्यादा खा लिए। इसमें क्या होता है ना आपका कि अगले दिन आप देखेंगे तो आपके मतलब हमें भोजपुरी में उसे कहा जाता है कि धुआं ढेकार आ रहा है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा कि वो कैसे हो जाता है। तो जो HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या होता है ना कि भोजन को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा खाना हम खा लेते हैं तो हमारे अमाशय में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ता है। ले भोजन को पचा, इस तरह का मतलब बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ता है। जितना भोजन जाएगा उतना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़ देता है। अब हाइड्रोक्लोरिक मात्रा ज़्यादा होने के कारण वहीं उसका मतलब गैसीय रूप, गैस बनकर हमारे मतलब निकलने लगता है, जिसे हम कहते हैं कि धुआं ढेकार आवता है ना, धुआं ढेकार होता है। समझ में आ रहा है ना, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है, समझ में आना। अब इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिडिटी हो गया है, एसिडिटी। ध्यान समझिए, एसिडिटी क्या होता है, यही होता है एसिडिटी। क्या होता है ना कि जब भी हम कोई भोजन ग्रहण तेल वाला खाना खा लेते हैं, जैसे मान लीजिए तेल वाला भोजन हम ग्रहण कर लेते हैं, तो अक्सर ये जब अमाशय के पहला भाग में पहुंचता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये ज़्यादा छोड़ता है उसे पचाने के लिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वहाँ गैस, यानी कि जो ये कार्डियक की जो दीवारें हैं, अमाशय की दीवारें हैं, उसे गलाने लगता है, ठीक है। तो उसी के कारण हमारे पेट में दर्द होने लगता है, ढेकार आने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या कि एसिडिटी हो गया है। अब एसिडिटी होता है तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, इनो ले लेते हैं। इनो क्या होता है, 6 सेकेंड में आराम। इनो क्या होता है, इनो एक प्रकार का क्षार होता है, समझ में आ रहा है ना। इनो क्या होता है, क्षार, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्स MgOH के होल ट्वाइस होता है, ठीक है, इनो। अब ये क्या होता है ना कि जब एक प्रकार का क्षार है, जब हम इसे लेते हैं तो ये हमारे अमाशय के अंदर पहुंचता है और जितना भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें बना रहता है, अम्ल, अब जानता है कि अम्ल क्षार जब आपस में अभिक्रिया करता है तो निष्क्रिय हो जाता है। क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो जब इनो हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और इनो जो हो गया क्षार हो गया। अम्ल क्षार अभिक्रिया करके आपस में उदासीन हो जाता है, यानी निष्क्रिय हो जाता है, जिससे हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम जो होती है वह सॉल्व हो जाती है। समझ में आया ना, बहुत सारे भोजन के बाद आप देखे होंगे कि अक्सर क्या होता है कि जब खाना खाते हैं और जब हमें उल्टी होती है
तो उल्टी के समय क्या होता है कि अमाशय से भोजन, जो अमाशय में भोजन गया रहता है वही भोजन उल्टी के माध्यम से हम बाहर फेंक देते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में HCl अम्ल होने के कारण वह भोजन को अंदर न डालकर बाहर निकालता है। तो क्या अंदर डालेगा तो अंदर की जो मतलब भाग है उस पर इसका असर पड़ेगा, उसे गलाने लगेगा तो बाहर निकलता है कि कुछ बाहर निकल जाए। तो उल्टी के माध्यम से जब हम उल्टी करते हैं तो भोजन बाहर निकलता है। तो उस स्थिति में क्या होता है ना कि देखे होंगे कि उल्टी के बाद पूरा हमारे गर्दन तीखा तीखा सा हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में लिपटा हुआ था वह भोजन के साथ बाहर निकला और वहीं हमारे गर्दन में जो ग्रास नली है, ये नली है, इसमें चिपका हुआ रहता है और वहीं तीखा तीखा सा हो जाता है। समझ में है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आया समझ में? यानी पहला भाग क्या करता है, भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ देगा और भोजन को तोड़ने में मदद करने लगेगा। ठीक है। और इसमें जो लाइसोजाइम हमारे मुंह में याद कीजिए, कल हम बताए थे कल के क्लास में, यदि कल के आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर भी डाल दूंगा, आप देख लीजिए। कल का वीडियो देख लीजिएगा ना, तभी अच्छे से और समझ में आने लगेगा, तो आप वहाँ से अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है। ये क्या करता है, कल हम बताए थे आपको कि हमारे मुंह में एक लाइसोजाइम एंजाइम बनता है, लाइसोजाइम। ठीक है। लाइसोजाइम क्या करता है कि जितने भी हमारे मुंह में जीवाणु होते हैं वो जीवाणुओं को मारकर खत्म कर देता है, नष्ट करता है। ठीक है। लेकिन वैसे जीवाणु जो हमारे मुंह से बच गए हैं, बचकर अंदर निकल गए हैं, जल्दी जल्दी भाई भाग के सपट कर भाग चुके हैं कि नहीं हम नहीं मराएंगे, अंदर घुस गए। ठीक है। या मजबूत जीवाणु जो हमारे मुंह में नहीं मरे हैं, तो वैसे जीवाणुओं को यह क्या करता है, कार्डियक भाग, कार्डियक के अंदर जब वैसे जीवाणु जाता है ना, इधर से गए हम नहीं मराएंगे, एकदम मुंह में नहीं मराएंगे, एकदम तगड़ा है हम। ठीक है। और जब ही कार्डियक के अंदर घुसे ना, कार्डियक के अंदर मार कर खत्म कर दिया, मारा कार्डियक का भाग HCl में मारा, ऐसा कि जीवाणु नाश, यानी जितने भी जीवाणु बच्चे हैं मुंह के बाद वो क्या हुआ, कार्डियक के अंदर घुसकर खत्म हो जाएगा। अब सोचिए यहाँ पर कोरोना यदि रहता ना, कोरोना और हमारे पेट के अंदर जाता ग्रास नली के माध्यम से, यहीं पर मारकर कोरोना को खत्म कर देता ये HCl। लेकिन दिक्कत क्या है कि कोरोना हमारे अमाशय में ना जाकर कहाँ पहुँच जा रहा है, श्वास नली में, यानी निगल द्वार में नहीं जाकर वो श्वास नली के अंदर जा रहा है। उसे भी पता है कि हम जाएंगे ना ग्रास नली में, मार कर HCl सब खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए वहाँ नहीं जा रहा है। समझ में आया? यानी कि क्या क्या करता है, कार्डियक का क्या काम है, कार्डियक में भोजन जाता है तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ता है, HCl बहुत मात्रा में HCl को मिला देता है। ठीक है। जो भी जीवाणु बच्चे होते हैं उन जीवाणुओं का नाश कर देता है, मारकर खत्म कर देता है, भोजन को तोड़ देता है। ठीक है। यह उसका कार्डियक का काम हो गया। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे वाले भाग में, फुंडिक भाग। फुंडिक, ध्यान समझिएगा, फुंडिक में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। फुंडिक भाग को आप ऐसे याद रखिएगा कि फुंडिक के अंदर एक कांटे नुमा संरचना होती है, इस तरह का। फुंडी के अंदर एक कांटे नुमा संरचना होती है। कांटे देखे ना, कांटे रुखड़ा हुआ, मतलब घर्षण यहाँ पर ज़्यादा हो सके, रुखड़ उबड़ खाबड़ संरचना होती है फुंडी के अंदर, याद रखिएगा। ये क्या करता है ना कि फुंडी के अंदर जितने भी हम भोजन, जो भी भोजन आता है, ये भोजन को रोक कर रखता है 4 घंटे। अब बताइए, ऐसे सोचिए ना कि बराबर रहेगा ना, भोजन आएगा, मुंह से निकलेगा, मुंह से पाचन हुआ निकला, अमाशय में गया, वहाँ से पाचन हुआ निकल के सीधे सीधे ऐसे भोजन रुकेगा ही नहीं हमारे शरीर में, हम खाना खाएंगे, मल द्वार द्वारा बाहर हो जाएगा। सोचिए, तो ऐसे नहीं होता है ना वहाँ पर। यही 4 घंटे इसमें भोजन है, 4 घंटा भोजन इसमें रुका है, तो भाई 4 घंटा कैसे रुकेगा, सीधा सीधी तो नहीं रुकेगा ना, सीधा सीधी रुकेगा डायरेक्ट निकाल कर बाहर फेंक देगा। तो इसी यही कांटे नुमा जो संरचना होती है, यही भोजन को रोक कर रखती है, भोजन को इस तरह रोक देगी। और जितने भी उसमें HCl अम्ल मिले हुए हैं, HCl अम्ल, उसे क्या करेंगे, भोजन को अभिक्रिया करेंगे, तोड़ेंगे, छोटे छोटे भाग में तोड़ेंगे, भोजन को रोक देगी, इस तरह भोजन को पसार दी। ठीक है। और उसमें जो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिले हैं, भोजन को क्या करेगा, तोड़ेगा, छोटे छोटे भाग में तोड़ेगा, वहीं पर रोका, आराम से तोड़ेगा। यहाँ पर फेंक दिया ना भोजन को, पहला भाग में कार्डियक में भोजन को मिला दिया, टूटा नहीं, तो जो जितना टूटा उतना टूटा, उसके बाद अगला भाग फुंडिक में चला गया। फुंडिक में क्या होगा, भोजन वहीं पर आकर रुका रहेगा और उसे धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में फुंडिक क्या करेगा, तोड़ता रहेगा। ठीक है। तोड़ेगा, कम से कम 3 साढ़े 3 घंटा के करीब आसपास इसमें भोजन रहता है। ठीक है। फुंडिक वाले भाग में। और इस कांटे नुमा संरचना को हम रूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूजी। यहाँ पर देखिए लिखे हैं कि इसमें कांटे नुमा एक रूजी होता है। ठीक है। जो भोजन को रोक कर रखता है, जो क्या करता है, भोजन को रोक कर रखता है कुछ समय के लिए, ताकि भोजन का पाचन अच्छे तरह से भोजन टूट सके, हो सके। यानी पाचन में कल बताए थे आपको कि पाचन का मतलब क्या है, भोजन को इतना महीन कणों में तोड़ देना है ताकि कोशिका से भी छोटा हो जाए, उसे कोशिका ले सके।
क्योंकि कोशिका, मान लिए कोशिका भोजन से ऊर्जा कब लेगा, जब कोशिका से छोटा कण मिलेगा। तब पाचन का कारण यही है कि जितने भी जटिल अणु है उसे तोड़कर इतना महीन किया जाए, इतना कूचा जाए ताकि कोशिका उसे अवशोषण कर सके। ऐसा समझ में ना पाचन, ध्यान समझिएगा। रुचि होता है जो भोजन को क्या कहते हैं, रोक कर रखता है। और यही रुचि जब हम खाना नहीं खाते हैं ना, नहीं बोलते पेट में चूहा दौड़ रहल बा, यानी का यही जो वो रुचि है ना, हमारा रुचि क्या करता है, भोजन जब हमारे पेट में अमाशय के अंदर भोजन नहीं रहता है तो अमाशय सिकुड़ने लगता है। थैली है भाई, सिकुड़ेगा, पेट में भोजन नहीं रहेगा तो सिकुड़ता है। तो जो यही कांटे नुमा संरचना है रुचि ना, वो चुभने लगता है, पेट के अंदर चुभने लगता है। जैसे हम बोलते हैं कि जल्दी भूख लाओ, पेट में दर्द हो रहा है या चुभन हो रहा है, या हमने क्या हमारे अपने भाषा में चूहा दौड़ रहा है, मतलब क्या, चूहा थोड़ी नहीं पेट में होता है, यही रुचि होता है जो चुभता है, पेट के अंदर चुभता है। जैसे लगता है कि भाई खाने के बिना दर्द हो रहा है, ध्यान समझिएगा। तो इसे मतलब आदमी खाना खा लेता है, ठीक हो जाता है पुनः, क्या, क्योंकि भोजन इसमें जब पहुंचता है तो काम अपना चालू कर देता है। आया समझ में ना, उसे रुचि बोलते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर, फुंडिक भाग हो गया। अब हम समझते हैं पाइलोरिक भाग, थर्ड वाला भाग पाइलोरिक कहते हैं, ध्यान समझिएगा। अब अंतिम चरण होता है यहाँ पर, ध्यान से, पाचन का अंतिम चरण ये नहीं है, आमाशय का अंतिम चरण है, ठीक है। पाचन का अंतिम चरण छोटी आंत के इलियम में जाकर खत्म होता है। छोटी आंत के इलियम क्या कहें हम, बड़ी आंत में जाकर खत्म होता है पूर्ण रूप से पाचन, ठीक है। आइए समझते हैं पाइलोरिक क्या करता है। जब यहाँ से भोजन आया ना, अभी देखिए अभी भी भोजन नहीं टूटा है, अभी भी भोजन जितना महीन चाहिए उतना नहीं टूटा है। तब अंततः पाइलोरिक कहता है कि अरे तू इतना अभी नहीं टूटा, यह क्या करता है, जठर रस तैयार करता है, कहता है कि अब हम तुमको तोड़ेंगे, ठीक है। सोचे भोजन क्या क्या, मुंह में पहले तो खेत से निकला तो उसे थुराया कुचाया, ठीक है। उसके बाद जब हम रोटी बनाए खाए, मुंह में बेचारा थुराया कुचाया इतना। उसके बाद गया आमाशय में भी थुराया कुचाया, अब आइए पाइलोरिक में भी कुचाया थुराएगा, और इसके बाद में जाएगा कहाँ, छोटी आंत में, उसमें भी उसको थुरा जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा पाइलोरिक में क्या होता है। पाइलोरिक कहता है कि चलिए हम जठर रस तैयार करते हैं, ध्यान समझिएगा। जठर, इसमें भी अम्लजन कोशिकाएं होती है, इस तरह यहाँ पर बना देते हैं हम। पाइलोरिक में भी अम्लजन कोशिकाएं इस तरह की होती है जो जठर रस तैयार करती है। जठर रस मतलब क्या, जठर रस किसे कहते हैं, भोजन का पचाने। याद देखिएगा हमारे आमाशय में प्रतिदिन याद कर लीजिएगा, प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस बनता है। यानी हमारा आमाशय एक दिन में 3 लीटर, 3 बोतल, इतना बड़ा बड़ा 1-1 लीटर का बोतल ले लीजिए, 3 बोतल जठर रस बनाता है हमारा आमाशय एक दिन में। जबकि हमारे मुंह में 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन लार बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जठर रस का मतलब क्या, जठर रस में कौन कौन होते हैं, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पुनः यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ता है कौन, पाइलोरिक, पुनः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फिर से छोड़ता है भोजन को और तोड़ने के लिए। म्यूकस निकलता है, ठीक है। पाइलोरिक जो है, पाइलोरिक भाग है, पाइलोरिक भाग से HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजेन निष्क्रिय, क्रिया नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, यह काम नहीं करता है, बस निकल गया, सीधा साधे निकल गया। दो देखिए यहाँ पर 2 बदमाशों के साथ में एक सीधा निकला है, ठीक है, यह पेप्सिनोजेन, याद रखिएगा। हमारे पाइलोरिक भाग से HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पेप्सिनोजेन 3 निकलता है, ठीक है। 3 एंजाइम निकलता है जो अगला पाचन यानी भोजन को तोड़ने के लिए तैयार होता है, ठीक है। जिसमें पेप्सिनोजेन जो है निष्क्रिय होता है, या अभिक्रिया नहीं करता है, बस निकलता है, उसके साथ रहता है, भाई चलो हम साथ तीन चोर है, 3 चोरी करने को बनाए योजना, जिसमें एक है थोड़ा सीधा साधा है, उससे मतलब नहीं है चोरी से, वो चाहता है कि चोरी ना हो, लेकिन उन दोनों दोस्तों के साथ में लगा हुआ है, ठीक है। पेप्सिनोजेन उसी टाइप का है, लेकिन इसे यही बात में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कैसे, ध्यान दीजिएगा। जठरस समझ में आया ना, जठरस में क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखिए जठरस के अंदर क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस होता है और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। 3 एंजाइम से मिलकर जठरस का निर्माण होता है जो हमारे पाइलोरिक भाग से निकलता है, याद रखिएगा, ठीक है। HCl किस तरह, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि HCl कहाँ से निकलता है, अम्लजन कोशिकाओं से निकलता है। ये अम्लजन कोशिका है, ध्यान समझिएगा, ये अम्लजन इस तरह का हल्का उबड़ा जैसा निकली रहती है, हल्का हल्का, वो क्या करती है, एंजाइम छोड़ती है, उसे अम्लजन कोशिकाएं कहते हैं। अम्लजन कोशिकाएं, अम्ल का जन्म देने वाली कोशिकाएं, ठीक है।
अम्लजन HCl अम्ल। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं आपका कि HCl अम्ल का स्राव कहाँ से होता है? अम्लजन कोशिकाओं से होता है। जठररस में कौन कौन से होते हैं? जठररस में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, म्यूकस और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो HCl है निष्क्रिय HCl जो है वो क्या करते हैं? अभी आपको बताया कि पेप्सिनोजेन कोई अभिक्रिया नहीं करता है और बस निकला रहता है कि भाई हम भी आपके साथ हैं, केवल साथ हैं। तो पता है ना आपको कि अब चोर के साथ रहेगा तो भले आप चोरी नहीं करते हैं लेकिन चोर कहाइएगा ना। उसी तरह कि पेप्सिनोजेन जो है ये कुछ नहीं करता है, वो नहीं पचाता है भोजन को, तब भी यह उसके साथ रहता है। तब क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अरे तू कहाँ करे आइले यहाँ पर? हाँ आइले यहाँ पर क्या हमें साथ साथ घूमने? यह क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ई निष्क्रिय पेप्सिनोजेन के कहता है थोड़ा रुपये बदल देते हैं हम, ठीक है, थोड़ा रुपये बदल देते हैं। उसके बाद तू देखते हैं क्या करता है। तो ये क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना ये पेप्सिनोजेन के पेप्सिन में बदल देता है। कहता है कि तू पेप्सिनोजेन ना रहा, अब तू पेप्सिन बन जा। पेप्सिन बनेगा तो काम करेगा, पेप्सिनोजेन के रूप में नहीं। पेप्सिन में साधु है बेचारा ना, नहीं काम कर रहा है, तो कहता है कि चल चल तू पेप्सिनोजेन के रूप में मतलब पेप्सिन बन जा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन एंजाइम को क्या बना देता है? पेप्सिन बना देता है। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन बना देता है। समझ में ना? अब ये पेप्सिन हमारे शरीर में देखिए वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन तीनों का मुख्य रूप से पाचन होता है, ठीक है। बाकी तो जल, विटामिन, खनिज आपको पता है कि पाचन नहीं होता है, डायरेक्ट अवशोषण कर लिया जाता है। और इसमें जो होता है हमारा प्रोटीन, यही इसी को पाचन करना, ये सबसे समझिए कि हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन सबसे लंबा प्रोसेस होता है। यह छोटी आंत की इलियम में जाके इसका संपूर्ण पाचन होता है। समझ में आया ना प्रोटीन का? तो जब ये पेप्सिनोजेन जो था इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बना दिया? पेप्सिन बना दिया। पेप्सिन बना दिया भाई, चलो पेप्सिन बन जा, तू पेप्सिन बन जाएगा तो पाचन होगा। और ध्यान दीजिएगा जठररस में 2 प्रकार के एंजाइम बन जाते हैं। कौन कौन से? पहला एंजाइम रेनिन। पहला एंजाइम क्या होता है? रेनिन, ठीक है। और रेनिन क्या करता है? ध्यान से समझिएगा, रेनिन का काम क्या है? तो रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। आया समझ में ना? ध्यान से समझिएगा, रेनिन क्या करता है कि हमारे भोजन में जितना दूध युक्त पदार्थ रहता है, दूध जैसा पदार्थ रहता है, उसे यह दही में बदल देता है। पहला इसका काम हो गया। दूसरा काम हो गया पेप्सिन। देखिए जो पेप्सिन बनाया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बनाया था। अब ध्यान दीजिएगा, सीधा साधा था ये। अब देखिए कितना बड़ा काम कर रहा है। यहाँ पर यह क्या करेगा कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा। प्रोटीन का पाचन अब शुरू हो गया है। यहाँ से प्रोटीन को पचाना शुरू कर दिया। अभी तक भोजन को कूच थूर रहे थे हम, तोड़ रहे थे, छोटे छोटे जितने उसमें छोटे छोटे पदार्थ उसका पाचन हो रहा था। अब प्रोटीन का पाचन यहाँ से आरंभ हुआ पाइलोरिक भाग से, ठीक है। ये क्या करेगा ना कि जितने उसमें प्रोटीन, भोजन में जो प्रोटीन की मात्रा है उसे पचाकर पेप्टोन में बदल देगा। कौन? पेप्सिन नामक हार्मोन। देखिए नाम याद करना कितना आसान है, पेप्सिन, प्रोटीन, पेप्टोन। पेप्सिन, प्रोटीन, पेप्टोन, यानी पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया। याद है ना? याद कर लीजिएगा, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटीन का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? कौन सा? पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन के पाचन के बाद किस एंजाइम में बदल जाता है? पेप्टोन। कौन सा? पेप्टोन। याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आया? रेनिन जो दूध को दही में बदल देता है। अक्सर आप छोटे छोटे बच्चों को देखे होंगे कि दूध पीता है, आप उसे माने खिला रहे हैं, कभी कभी उसका पेट दाब देते होंगे गलती से तो मुंह में फेंक देता है, बोकोड़ देता है, लो फेंक दिया, उल्टी कर देता है। उल्टी कर देखते हैं क्या निकलता है? दही निकलता है फटा जैसा। वो दही क्या होता है? ध्यान दिए, रेनिन नामक एंजाइम होता है जो दूध को दही में बदल देता है। समझ में आया ना? ये छोटे बच्चे में रेनिन नामक एंजाइम ज़्यादा होता है, हम लोग में भी है, लेकिन जो पुराने लोग हो गए हैं माने बुढ़ापा के समय में ये रेनिन कम होने लगता है। ध्यान से समझिएगा, बुढ़ापे के समय में पाइलोरिक भाग में रेनिन कम मात्रा में बनने लगता है। इसलिए डॉक्टर लोग को देखे होंगे ना, तब जो बूढ़े लोग हैं उनको सलाह दिया जाता है कि आप दूध नहीं दही खाइए, आपको दही ज़्यादा लाभ देगा। क्योंकि दही डायरेक्ट, जो दूध से दही रेनिन बनाता है, हम डायरेक्ट दही बनाकर उसे ही खा लेते हैं, उससे उतना ही ऊर्जा निकलेगा। तब पुराने लोग को दूध से ज़्यादा दही लाभ देता है, दूध से ज़्यादा दही से एनर्जी मिलती है, यानी उन लोग को दही खाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रेनिन नामक एंजाइम उन लोगों में कम होता है, सबके साथ नहीं होता है, कोई मतलब किसी में लगभग औसतन रेनिन एंजाइम कम होने लगता है
उम्र के बाद। लेकिन कोई कोई में ऐसा होता है कि मतलब अपवाद की श्रेणी में आप समझ लीजिए। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? रेनिन करता है। यानी दूध को दही जितने भी उसमें दूध युक्त पदार्थ रहेगा भोजन में सबको दही में मतलब फाड़ देगा, फाड़ कर दही में तोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद पेप्सिन जो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन ही मुख्य है हमारे शरीर में, ध्यान समझिएगा। प्रोटीन जितनी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे शरीर में, तो याद रखिएगा प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्टोन करता है। एंड प्रोटीन का क्वेश्चन किस चीज में बदलता है? पेप्टोन में। कौन सा? देखिए नाम याद करने कितना आसान है। पेप्सिन, पेप्सिन नामक हार्मोन, प्रोटीन का पाचन पेप्टोन। पेप्सिन, प्रोटीन, पेप्टोन। यानी पेप्सिन को बदलकर पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन में चेंज कर देता है। आया समझ में ना? तो ये हमारा होगा अमाशय। टोटल अमाशय मैं आपको बता चुका हूं। और इसके बाद जो भोजन यहाँ से निकलता है, यहाँ से पचने के बाद जो भोजन निकलता है उस भोजन को हम काइम बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, उस भोजन को हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। लेई जैसा यहाँ के बाद, यहाँ के पाचन के बाद हमारे भोजन की संरचना लेई के जैसा होता है। लेई देखते हैं, लेई देखे ना, लिविर चिपचिपा, यू म्यूकस है ना, जो यहाँ पर म्यूकस HCl अम्ल में, यह HCl अम्ल भोजन को तोड़ता है। और म्यूकस क्या कहता है? भोजन को लिवरी बना देता है। लिविर इस तरह का, ठीक है, चिपचिपा एकदम लेई के जैसा। लेई देखे है ना आप, लेई के जैसा बना देता है म्यूकस। म्यूकस काम करता है भोजन को लिवरी बनाने में, लेई जैसा बनाने में, ठीक है। यहाँ के बाद भोजन की संरचना लेई के जैसा, गाढ़े लेई के जैसा हो जाती है, जिसे हम काइम बोलते हैं, ठीक है। अब यह भोजन यहाँ से निकलकर अब कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा पाचन के लिए, पुनः पाचन, फिर थुराने के लिए जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? छोटी आंत में। तो हम आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि भोजन कैसे छोटी आंत के अंदर जाएगा और कौन कौन से एंजाइम वहाँ पर कार्य करेंगे, कौन सा पाचन, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, उस भाग में कौन सा भाग में कितना भोजन का पाचन होता है, वहाँ पर कौन से एंजाइम होते हैं, पित्त का काम क्या है, पित्ताशय का काम क्या है, ठीक है। अगले क्लास में हम इसे अच्छे से देखने वाले हैं। आज की वीडियो में यहीं पर, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को और भी बच्चों तक पहुंचा दीजिए, ताकि अभी लॉकडाउन का माहौल भी चल रहा है। तो जितने भी बच्चे घर पर बैठे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्लास उनका बंद है, तो कम से कम उनको भी इसका लाभ मिल जाए। मैं उन लोगों, आप लोगों के लिए